Namaskar and welcome to all. I'm Prashant, and in today's video we are going to discuss very basic and important aspect, that is what is a good answer. If a topper is writing an answer, what are the good characteristics or what are the good elements of that answer, that we are going to discuss in today's video. Okay, and kindly watch this video till end. It's very important. इट इज वेरी इजी. मैंने उसको डीक्लटर किया है और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको इंक्लूड करके मैं आपको ये सारा एक्चुअली एक अच्छा आंसर क्या होता है ये समझाने वाला. ठीक है, और इसको देखो, अ गुड आंसर इज अ वेरी सिंपल थिंग. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. बस उस सिंपल चीज को आपको जब आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. कॉम्प्लिकेटेड मींस व्हाट, ये थोड़ा टीडियस प्रोसेस है. जो मैं आपको आज बताने वाला हूं वो एक दिन में नहीं होगा. इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू इंप्लीमेंट इट प्रॉपर्ली. ओके, तो है काफी सिंपल. इसको सिंपल ही रखना और इसको अब हम डिस्कस करते हैं. देखो, कोई भी एक अच्छा आंसर जब हम कहते हैं तो एक अच्छे आंसर के दो एलिमेंट्स होते हैं. एक इज कंटेंट एंड सेकंड इज प्रेजेंटेशन. रादर दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ राइटिंग. कोई आप बुक भी लिखते हो, whatever you are writing, even if you are writing an essay, there are always two aspects of that, that is content and presentation. Now what is content, sir? Content जो होता है, what is this actually? Content basically is what you write in an answer. Okay, and presentation is basically how you write it. ये दो aspect है. What you write in this and how you write it. ये दो aspect जो होते हैं ये किसी भी आंसर में actually important आपके होते हैं. And this is what we are going to discuss with examples now. So kindly watch this video till end. और हाँ, इसी के साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा. उसमें आपको काफी सारे फ्री रिसोर्सेस, मेरी बाकी जो वीडियोस है ये आप उसमें मिल जाएगी और मेरे साथ उसमें आप कनेक्ट भी कर सकते हो, तो उसको भी आप यहाँ पे दे सकते हो. नाउ लेट्स डिस्कस द कंटेंट पार्ट ओवर हियर एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. फाइन, तो जब मैं कहता हूं कि कंटेंट ऑफ अ क्वेश्चन, सो व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? It means first thing that is addressing the demand of question. Okay. Second thing, addressing all the aspects of that particular answer. Third thing, covering all the dimension of a particular aspect. And fourth very important thing, that is enriching your answer. What does this mean, sir? आपने 4 पॉइंट्स तो हमें बता दिए, बट इसका मीनिंग क्या होता है और इसी को मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल्स के साथ जो है समझाने वाला हूं. तो पहले हम डिस्कस करते हैं डिमांड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन और उसके बाद फिर उसका प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट है, उसको हमें डिस्कस यहाँ पे करना है. ठीक, चलो. सो पहले क्वेश्चन के साथ यहाँ हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या होता है. देखो, एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मतलब ये होता है कि यू शुड बी राइटिंग व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन एंड व्हाट नॉट समथिंग दैट यू जस्ट नो. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे जीडीपी के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो जीडीपी का कौन सा एस्पेक्ट मुझे पूछा गया है, दैट इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू राइट. मुझे जीडीपी के बारे में लेट्स से 100 पेजेस पता है तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट इट देयर. ओके, अदरवाइज होगा क्या कि आपने काफी कुछ लिख के आए तो आए हो आप आंसर आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में, बट लिखने के बाद यू विल हैव अ फील गुड फैक्टर कि मैं तो 3 पेजेस लिख के आया, मैं तो 2 पेजेस लिख के आया हूं सर. ठीक है, बट सर उसके बाद क्या? ठीक है, व्हेन दैट पेपर चेकर विल सी दैट, और जब उसको समझ में आता है कि भाई जो पूछा है वही नहीं लिखा है आपने, दूसरा कुछ लिख के आया, so that will be a problem again and that will reduce your marks. Okay, तो इसलिए when I say addressing the demand of the question, it means you must understand the question properly. That is the first step, कि क्वेश्चन को सही से समझो और क्वेश्चन को सही से समझने के बाद उसमें क्या पूछा है उसी को ही एड्रेस करके आओ या उसी को इसको लिख के आना. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं और सारे एग्जांपल जो है रिसेंट आपके जो मेंस के पेपर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, इसी को मैं देख रहा हूं. ओके, तो सबसे पहले यहां देखिएगा, what is sea surface temperature rise and how does it affect the formation of the tropical cyclones. 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है. ओके, क्वेश्चन क्या पूछा है, what is sea surface temperature rise. ओके, तो आपको फर्स्ट जो आप बॉडी पार्ट लिखोगे तो उसमें सी सर्फ टेम्परेचर राइज क्या है ये आपको उसमें बताना पड़ेगा. और सेकंड पार्ट में हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बट इसी को ही एड्रेस करना है. हाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट आस्क्ड. ये सी सरफेस टेम्परेचर राइज ट्रॉपिकल साइक्लोन को कैसे अफेक्ट करता है, दैट इज आस्क्ड ओवर हियर. ये सिंपल चीज आपको याद रखनी है. अदरवाइज यू माइट, लेट्स से आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, आपको 10 चीजें पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में, दैट इज नॉट आस्क्ड हियर. और इसको आपको 150 वर्ड्स में 160-70 वर्ड्स हो सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या है इसको एड्रेस करना है. नाउ लेट्स टेक द अनदर एग्जांपल ऑफ दिस. दिस इज अ वेरी क्लासिक एंड गुड एग्जांपल फॉर दिस. ओके, अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या कहता है कि रॉक कट आर्किटेक्चर जो है
रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। डिस्कस। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है, ठीक है, दैट इज rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss. Okay, now again you might be knowing again many things about the rock cut art and history. That is not asked. What is asked over here ki how this rock cut architecture is a source of reconstructing the history for us, how it is a source of different sort of knowledge about the history for us. ओके, सो रॉक कट आर्किटेक्चर व्हेन यू सी, आपको समझ में आता है कि केव आर्किटेक्चर इफ यू सी यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द रिलीजन देयर। ओके, कि उस पर्टिकुलर पीरियड की जो केव आर्किटेक्चर है उसमें रिलीजन कैसे है वो उससे आपको समझ में आता है, उसमें इंस्क्रिप्शंस होते हैं, उससे काफी सारे किंग्स की और इनकी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उस इंस्क्रिप्शन के थ्रू। ठीक है, वहां की जो पेंटिंग्स होती है पेंटिंग्स के थ्रू उस वक्त के आर्ट के बारे में हमें पता चलता है। ओके, तो ये जो सोर्सेस जो होता है नॉलेज का, ये रॉक कट आर्किटेक्चर कैसे है ये आपको बताना है, ना कि रॉक कट आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्या हुआ है, दैट यू हैव टू टेल। ओके, तो अगेन दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल जहां हमें दिखता है कि आपको एक एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब आगे देखिएगा, दिस इज अगेन नेक्स्ट एस्पेक्ट जो हमें यहां पे डिस्कस करना है, दैट इज एड्रेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर। जैसे मैंने डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, एड्रेस करना ही हमने देख लिया। दूसरा हमें देखना है एड्रेसिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर। अब एड्रेसिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द आंसर बेसिकली क्या होता है, देखो व्हेन यू राइट एन आंसर, उस आंसर में मल्टीपल सब टॉपिक्स कह सकता हूं मैं या सब क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब होता है ना उसमें मल्टीपल सब क्वेश्चंस होते हैं या सब टॉपिक्स होते हैं, उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए हमेशा। नहीं तो क्या होता है कि एक ही एस्पेक्ट हम आंसर दे देते हैं, दूसरा एस्पेक्ट हम काफी बार जो है भूल जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आपको और समझ में आ जाएगा, दैट इज कृष्णदेवराय द किंग ऑफ विजयनगर वाज नॉट ओनली एन अकम्प्लिश्ड स्कॉलर हिमसेल्फ बट आल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। डिस्कस दिस। ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन इज अबाउट द कृष्णदेवराय, विजयनगर एम्पायर की जो एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग है उनके बारे में है। ओके, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको डिस्कस करना है, व्हाट इज दैट, दैट कृष्णदेवराय, ठीक है, was not only an accomplished scholars but also a great pattern of learning and literature। अब इस क्वेश्चन में there are two aspects। क्या दो एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है कि हाउ कृष्णदेवराय was an accomplished scholar, तो आपको पहला एस्पेक्ट में ये भी एड्रेस करना पड़ेगा कि कृष्णदेवराय एक accomplished scholar himself कैसे, खुद कैसे उन्होंने, let's say he had written अमुक्ता मल्यादा या अदर बुक्स लाइक दिस, तो खुद कैसे एक accomplished scholar है। और आपके बॉडी पार्ट का दूसरा एस्पेक्ट आता है कि हाउ ही वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग एंड लिटरेचर। तो हाउ ही हिमसेल्फ वाज अगेन वी कैन से एन एक्सपर्ट और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, एज वेल एज हाउ ही वाज अ पैटर्न ऑफ द लर्निंग एंड लिटरेचर। दोनों भी एस्पेक्ट आपको यहां एड्रेस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ओके, कि दो एस्पेक्ट है इसमें। काफी बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब जो कृष्णदेवराय का कंट्रीब्यूशन है, लाइक ही हैड पैटर्नाइज्ड अष्टदिग्गजास एंड अदर थिंग्स, बस उसको यहां लिख के आता है। ओके, दोनों एस्पेक्ट को आपको जो है यहां एड्रेस करना है। चलो इसका और एक एग्जांपल इस तरीके का देखते हैं। ओके, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक, एग्जामिन, अब ये देखिएगा, अगेन दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन, दिस इज अ 2024 मेंस क्वेश्चन इटसेल्फ, जीएस पेपर 3 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन पोस्ट रिफॉर्म्स पीरियड इन इंडिया। ओके, to what extent this has been in consonant with achieving the objective of inclusive growth। अब देखिए यहाँ पे कौन से अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट क्वेश्चन हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये आंसर हैज डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फर्स्ट थिंग, एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। तो 1991 के बाद, एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद आपको दो एस्पेक्ट्स यहाँ बताना है, एग्जामिन करने, एक पैटर्न ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये दोनों अलग एस्पेक्ट है। ओके, ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर मींस व्हाट, कि लेट्स से 1991 में हाउ मच वाज द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज, 2001 में कितना होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, 2011 में कितना होता है, कम होता है, 21 में कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द ट्रेंड ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, कि कितना हो रहा है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, हाउ मच इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पैटर्न मींस व्हाट, कि देयर आर डिफरेंट सोशल सेक्टर्स, उस डिफरेंट सोशल सेक्टर्स में इसका कैसा एलोकेशन है,
कि एजुकेशन के लिए कितना क्या जा रहा है, हेल्थ के लिए कितना जा रहा है। तो ये दो अलग अलग एस्पेक्ट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके, एंड यू आर सपोज्ड टू एड्रेस बोथ द एस्पेक्ट्स ओवर हियर। और उसके साथ वंस यू एड्रेस दिस टू एस्पेक्ट, थर्ड एस्पेक्ट यह आता है कि फिर व्हाट एवर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वी हैव, ओके, हाउ इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ये तीसरा एस्पेक्ट फिर इस क्वेश्चन में आपको तीनों भी यहां एड्रेस करने हैं, ओके। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि एस्पेक्ट्स, ये काफी बार स्टूडेंट जो है इसको समझ नहीं पाते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन में ही सब क्वेश्चन कह सकते हो या सब टॉपिक्स होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका स्टेप वाइज होगा, विद प्रैक्टिस होने वाला है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपका टॉप पे हो सकता है समझना कि आंसर में क्या लिखना है, दैट इज एड्रेसिंग द डिमांड। फिर उसके बाद उस डिमांड में कौन से सब टॉपिक्स है वो लिखना, ओके। और तीसरा फिर एस्पेक्ट आता है, जो मैंने तीसरा पॉइंट मुझे बताना है, दैट इज राइटिंग मल्टीपल डायमेंशंस, राइटिंग एज मेनी पॉसिबल डायमेंशंस एज पॉसिबल। तो किसके पॉसिबल डायमेंशंस? इस एस्पेक्ट्स के, ओके। इस बेसिकली एस्पेक्ट्स के मल्टीपल डिमेंशन जो है वो लिखना। जैसे अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू द इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ओके। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के में गुप्ता पीरियड और चोला पीरियड के कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन है आपको बताना। दो एस्पेक्ट है इसमें, क्या है? गुप्ता पीरियड एक एस्पेक्ट है, चोला पीरियड एक एस्पेक्ट है, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है इन टर्म्स ऑफ इंडियाज हेरिटेज एंड कल्चर, ओके। दो एस्पेक्ट हो गए। अब व्हाट आर डिमेंशंस ऑफ दैट एस्पेक्ट? अब मैं कहता हूं कि यू शुड डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड। इसका मतलब गुप्ता पीरियड के मैक्सिमम जितने कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो आपने यहां एड्रेस करना चाहिए, वो होते हैं डिमेंशंस। गुप्ता पीरियड का लिटरेचर में कौन सा कंट्रीब्यूशन है, गुप्ता पीरियड का एक्चुअली आपका आर्किटेक्चर में किस तरह के कंट्रीब्यूशन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किस तरह के कंट्रीब्यूशन है, बाकी अगर केव आर्किटेक्चर कुछ है तो स्कल्पचर है, तो ये सारे जो उसके डिमेंशंस है उस कंट्रीब्यूशन के, उसको आपको यहाँ एड्रेस करना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अपर लेवल पे एड्रेसिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद उसके एस्पेक्ट्स को एड्रेस करना, और उसके बाद हर एस्पेक्ट में मल्टीपल डिमेंशन ज्यादा से ज्यादा लिखना। अब 10 मार्क्स 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, तो मैक्स 1.5 पेज में आपको गुप्ता पीरियड एंड करना है, 1.5 पेज में आप कह सकते हो चोला पीरियड आपको एंड करना है यहाँ पे, या मतलब 125 वर्ड्स में गुप्ता पीरियड आपको लिखना है। तो बस उतने वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा कैसे मैं डायमेंशंस कवर करूं इसके, ये मुझे देखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं और समझ में आ जाएगा। देखिएगा, reforming the government delivery system through direct benefit transfer scheme is a progressive step but it has limitations too. Comment, okay, कि गवर्नमेंट डिलीवरी सिस्टम थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है, बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। अब क्या एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन के? दो एस्पेक्ट्स है इस क्वेश्चन के। फर्स्ट, कि आपको डीबीटी के कैसे कुछ बेनिफिट्स है ये बताना है, और इसके साथ साथ डीबीटी के कौन से लिमिटेशंस है आपको बताना है। दोनों एस्पेक्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब उस एस्पेक्ट्स में मल्टीपल डिमेंशंस आपको कवर कर रहे हैं। लिमिटेशंस है तो ज्यादा से ज्यादा लिमिटेशंस आप लिखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है पहले लिखना, फिर लेसर इंपॉर्टेंट लिखने का ट्राई कीजिएगा। उसी तरीके से बेनिफिट्स है तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स अलग अलग उसके हो सकते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो भी बेनिफिट्स है उसके, वो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ एड्रेस कीजिएगा। ओके, सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट, दैट इज डिमेंशंस ऑफ द पर्टिकुलर आंसर। और फिर लास्ट में आता है कंटेंट पार्ट में, दैट इज एनरिचिंग। अब ये उसमें और एक एग्जांपल देता हूं। देखो ये जो एग्जांपल है, ओके, दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट हु हैज रिटन द आंसर। एक स्टूडेंट ने हमारे आंसर लिखा है जो प्रेपाइस में आंसर राइटिंग के कोर्स में है। यहां क्या किया गया है देखिएगा, अगेन एक एस्पेक्ट है क्वेश्चन का कि आप यू विल हैव टू टेल द डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी म्यूजिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक एंड कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक। अब वो एस्पेक्ट है क्वेश्चन का कि डिफरेंस बताना है, बट अब डिफरेंस आप जितने ज्यादा लिख सकते हो उतने लिखिएगा, उतने वर्ड लिमिट्स में, उतने टाइम में। जैसे इसने लेकिन यहाँ क्या किया है, 2, 3, ओनली 3 और 4 डिफरेंसेस हैव बीन रिटन। इसमें और भी 1-2 आप ऐड कर सकते हो, इनफैक्ट 4 मोर यू कैन ऐड। बट प्रैक्टिकली लेट से आपने 4 की जगह 6 डिफरेंसेस अगर लिखे हैं, मतलब 6 डिमेंशंस अगर कवर किए डिफरेंसेस के, तो यू विल गेट मोर मार्क्स। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है ये आपको यहां देखना चाहिए। एंड देन लास्ट वन इज कंटेंट एनरिचमेंट। कंटेंट एनरिचमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें आपके कंटेंट में कुछ ऐसी फैक्ट्स आपको ऐड करनी चाहिए। अगर कुछ सर्वे है, कुछ फैक्ट्स है, कुछ करंट इवेंट्स है, इसके साथ लिंक करना, इसको हम कंटेंट एनरिचमेंट कहते हैं। ओके, कि सिंपली प्लेन आंसर तो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स विल राइट, ओके, बट उस आंसर में अच्छी फैक्ट्स ऐड करना, सर्वेज ऐड करना, ओके, फिर कुछ कोट्स अगर ऐड कर सकते हो,
ओके, ये अगर आप करोगे तो आपका आंसर जो है और अच्छा हो जाएगा। जैसे मैं आपको, अब कंटेंट एनरिचमेंट अलग अलग तरीके का होता है। ओके, अगर पॉलिटी का आंसर लिखते हो तो यू माइट बी एबल टू राइट सम ऑफ द केसेस, कोर्ट केसेस उसमें लिख सकते हो। कुछ लेट्स से कमिटीज है उसकी रिपोर्ट्स आप लिख सकते हो। जैसे वन नेशन वन इलेक्शन अब चल रहा है तो उसका करंट अफेयर्स के साथ उसको लिंक कर सकते हो। रामनाथ कोविंद कमेटी है, कैबिनेट अप्रूवल है, उसके साथ आप उसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके अर्लियर कमीशंस की रिपोर्ट उसमें लिख सकते हो। इकोनॉमी में है तो किसी के लेट से मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसका आप कोट कर सकते हो। ओके, सिक्योरिटी का है तो कोई और उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स थ्रू विच यू कैन एनरिच योर कंटेंट। बस प्लेन कंटेंट लिखने से अच्छा है कि आप कुछ एनरिच कंटेंट जो है यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एंड दिस इज अगेन अ प्रैक्टिकल एग्जांपल, एन आंसर रिटन बाय वन ऑफ माय स्टूडेंट एंड द आंसर इज राइट। यहां कंटेंट एनरिच कैसे होता है देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन इज अबाउट द इंडियन डायस्पोरा। क्वेश्चन क्या है? द इंडियन डायस्पोरा हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट्स फॉर इंडिया। ओके, कि जो इंडियन डायस्पोरा वेस्ट में है इसके रिगार्डिंग, ओके, इंडियन डायस्पोरा को काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, तो इसका इंडिया के लिए बेनिफिट क्या है ये आपको बताना है। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यू विल हैव टू टेल द बेनिफिट्स फॉर इंडिया। तो ये हुआ डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अब एस्पेक्ट क्या है, मेनली बेनिफिट आपको बताने हैं, और कुछ इश्यूज है तो वो भी आप उसमें थोड़ा ऐड कर दोगे तो एस्पेक्ट्स हो गए। ओके, अब इसको मुझे एनरिच करना है, अगर इंट्रोडक्शन लिखना है तो यहां देखो स्टूडेंट ने क्या किया है। द इंडियन डायस्पोरा एस्टिमेटेड एट मोर देन 32 मिलियन। तो यहां एक नंबर दे दिया कि 32 मिलियन से भी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं इंडियन डायस्पोरा ओवरऑल वर्ल्ड में है। सो दैट मेक्स योर इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल आंसर आल्सो मोर इफेक्टिव। अब ये एक क्वेश्चन था जो हमारे स्टूडेंट के इसका था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के रिगार्डिंग, इंडिया जीसीसी रिलेशंस के रिगार्डिंग। अब इंडिया जीसीसी रिलेशंस में जो एरियाज ऑफ आप कह सकते हो कॉपरेशन है उसके बारे में स्टूडेंट वाज राइटिंग। ओके, कि हमारे टाइज कैसे हैं, तो उसने लिख दिया कि इकोनॉमिक टाइज। ओके, नाउ यू कैन टेल 10 थिंग्स अबाउट इकोनॉमिक टाइज, बट यहाँ स्टूडेंट देखो क्या करता है, जीसीसी इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक एज सच, और एग्जांपल दे दिया कि कितना परसेंटेज ऑफ ट्रेड जो है ये कौन सी ईयर में हुआ। एनरिच दैट पर्टिकुलर आंसर ओवर हियर। ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट, ऑफ कोर्स अब एवरीबडी इज गोइंग टू राइट कि जिससे से हम ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट करते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, बट देन हाउ मच ऑफ इट। ओके, 40% ऑफ द ऑयल जो है जीसीसी कंट्रीज से हमारा इंडिया से कहीं ना कहीं आता है। फिर रिसेंटली कोई जॉइंट एक्शन प्लान वाज देयर, वो भी इसमें एड्रेस किया गया है। तो स्टूडेंट ने ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ये सब कुछ इंप्लीमेंट किया है, हमारी क्लासेस अटेंड करने के बाद और उसके बाद धीरे धीरे जो है ये इंप्रूवमेंट यहाँ आई है। दैट्स कॉल्ड द एनरिचमेंट ऑफ द आंसर ओवर हियर। ओके, fine. So this is the content part of a good answer. Please be in the class. इसको completely इस वीडियो को देखना। ओके, 5 और मिनट है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने कंटेंट एड्रेस किया है। ओके, अब हमें जो एड्रेस करना है यहाँ आंसर में, ओके, the thing that we are going to address over here in this particular answer, the thing that is now we are going to address in this particular आप कह सकते हो वीडियो इज द प्रेजेंटेशन पार्ट। ओके, कि एक अच्छे आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। ओके, हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इट, राइट, एंड इट्स प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स यू माइट have a very good content, but if you are not presenting it in right way, okay, that can reduce your marks, that can reduce the interest of the examiner while reading that particular answer. तो इसलिए उसका आपका प्रेजेंटेशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेजेंटेशन पार्ट में 3 एस्पेक्ट या 4 एस्पेक्ट आप कह सकते हो आते हैं। सबसे पहले एक है कि आपको एक सिंपल आप कह सकते हो स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रक्चर है, उसको हमेशा हर आंसर में आप फॉलो करना, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना है। आई विल हैव वन मोर वीडियो, आपका एक वीडियो आएगा जिसमें इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ये उसमें कवर करने वाला हूं। ओके, सो यू आर गोइंग टू कवर द इंट्रोडक्शन 2-3 लाइन्स में। इफ 15 मार्क्स क्वेश्चन इज देयर, मे बी यू कैन ऐड कपल ऑफ लाइन्स, बट एक रिलेवेंट इंट्रोडक्शन यू आर सपोज्ड टू राइट। How to write the introduction, we'll have a separate video on that. Then body part will be the main part of your answer, and then you should conclude your answer. Okay, and usually you should try to follow this particular pattern. क्यों? Because देखो, it is not about कि whether UPSC has demanded this. Okay, ऐसा नहीं है, but ये एक logical way है of writing anything. Okay, कोई logical way है कि आप abruptly कोई चीज ऐसे ही
स्टार्ट नहीं कर, जैसे एब्रप्टली मैं वीडियो भी स्टार्ट नहीं करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ग्रीट यू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू बैकग्राउंड ऑफ द वीडियो, फिर ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगा और फिर कंक्लूजन में आई विल से सर्टेन थिंग्स। तो सेम में आपको ये करना चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, इफ यू आर नॉट राइटिंग कंक्लूजन तो एब्रप्टली एंड हुआ है आंसर, ऐसा हमें लगता है। ओके, तो ऑलवेज फॉलो दिस पर्टिकुलर पैटर्न ओवर हियर। और ये पैटर्न में फिर कंक्लूजन कैसे होना चाहिए, बॉडी पार्ट में कैसे और एनरिचमेंट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं, विल डिस्कस दैट इन डिटेल लेटर। ओके, सेकंड पार्ट होता है दैट इज राइटिंग नीट एंड क्लीन। ओके, मतलब व्हाट एवर यू आर गोइंग टू राइट देयर, जो भी कंटेंट आप लिखने वाले हो, ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए। एक हमेशा एक आंसर, मतलब एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स का होता है कि सर माय हैंडराइटिंग इज नॉट गुड, क्या मेरी हैंडराइटिंग शुड बी वेरी गुड टू गेट गुड मार्क्स? नॉट लाइक दैट। योर हैंडराइटिंग इज नॉट सपोज टू बी ए कैलीग्राफी। ओके, या ब्यूटीफुल कुछ हैंडराइटिंग कैलीग्राफी हमें नहीं करनी है, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द हैंडराइटिंग इज कि इट शुड बी लेजिबल। लेजिबल मीन्स व्हाट? इट इज रीडेबल, कि व्हेन दैट पेपर चेकर इज गोइंग टू रीड योर पेपर, तो उसको, ठीक है, उसको ऐसे एफर्ट्स नहीं करना चाहिए। ही शुड बी एबल टू रीड दैट और शी शुड बी एबल टू रीड दैट वेरी इजीली। तो लेजिबल हैंडराइटिंग, क्लीन हैंडराइटिंग इज इनफ, कैलीग्राफी इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, ज्यादा परेशान मत होना। ऑल यू हैव टू मेक श्योर योर हैंडराइटिंग विल बी लेजिबल इनफ दैट उसको रीडेबिलिटी उसकी इट शुड बी देयर। ओके, फिर देयर शुड बी क्लियर डिमार्केशन ऑफ द एस्पेक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, ओके, तो आप जब व्हेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स यू आर राइटिंग, मैंने एस्पेक्ट्स क्या होता है आंसर के हमने डिस्कस किया, व्हेन बट यू आर राइटिंग दैट, उसको क्लियर कट डिमार्केट होना चाहिए व्हाइल यू आर राइटिंग दैट। ओके, वो कैसे होता है ये थोड़ा सा यहां मैं आपको दिखा देता हूं। ओके, कि हाउ वी कैन एक्चुअली अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग, ये भी यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्लियर कट डिमार्केशन, देखो यहां दिखेगा फाइन, कि ये जो आंसर है, अब यहां जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कहता है कि द ओरिजिन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डेट्स बैक टू द वैदिक टाइम्स। ओके, ठीक है, फाइन, दैट्स वन सेंटेंस दैट इज गिवन। डिस्कस some of the important ancient literature regarding the Indian classical music and enlist the difference between Hindustani and Carnatic classical music. What are the aspects of this particular answer? First, okay, if somebody wants to write, वो तो वो भी लिख सकते कि how origin is, मतलब शॉर्ट में अगर लिखना है 2-3 लाइन में किसी को कि how the origin dates back to the Vedic times, तो वो भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, वो एस्पेक्ट आ सकता है। नहीं भी लिखो तो कोई इशू नहीं है। मेन आंसर क्या है कि you will have to tell the ancient literature about the Indian classical music. ओके, और फिर नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि आपको डिफरेंसेस बताने हैं इस हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में। ओके, अब देखो 3 एस्पेक्ट्स वी कैन से इस आंसर में है, तो उसको क्लियर कट एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए व्हेन राइटिंग दिस। देखो यहाँ इंट्रोडक्शन दे दिया है, ये देखा, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज इट्स रूट्स इन द वैदिक पीरियड, तो वो एक्सप्लेन कर रहा कि हाउ रूट्स आर देयर इन वैदिक पीरियड। इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द आंसर एज सच, बट एक्स्ट्रा आपने लिख दिया। तो यहाँ उस स्टूडेंट ने ये प्रॉपरली, हमारे क्लास के स्टूडेंट है, प्रॉपरली डिमार्केट किया है कि देखो हियर आई एम गोइंग टू राइट कि हाउ रूट्स गो बैक टू द वेदास। ओके, ये यहाँ से समझ में आ जाता है। okay. फिर उसके बाद फिर से क्लियर कट लिखा है इंपॉर्टेंट एंशिएंट लिटरेचर, जो क्वेश्चन में पूछा है, और फिर एंशिएंट लिटरेचर जो है आगे उसके एग्जांपल्स बताए गए। फिर तीसरा एस्पेक्ट भी यहाँ पे सही से एड्रेस किया जाएगा, डिफरेंस बिटवीन द हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक स्टाइल। तो ये डिफरेंस है, तो क्लियर कट यहाँ लिखा गया कि डिफरेंस है और उसके नीचे डिफरेंस लिखा। ओके, तो एग्जामिनर डजंट हैव टू एक्चुअली फाइंड कि ये एस्पेक्ट का है क्या, ये एड्रेस किया नहीं किया, वहां क्लियर कट दिख रहा है। सो डीमार्केशन ऑफ द एस्पेक्ट व्हाइल राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में ऑफ कोर्स अगेन व्हेन यू रिप्रेजेंट यू कैन यूज द डिफरेंट डायग्राम्स व्हाइल राइटिंग द आंसर। मल्टीपल डायग्राम्स आप यूज कर सकते हो, फ्लो चार्ट्स आप यूज कर सकते हो, ग्राफ्स है अगर यूज कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो। ओके, सो इफ यू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जो उसको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, तो उसमें जो नया वीडियो आएगा उसका भी आपको बता दूंगा कि व्हेन दैट वीडियो इज गोइंग टू शेड्यूल। ओके, वेयर यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ वी कैन यूज डिफरेंट डायग्राम्स टू एक्चुअली राइट द आंसर। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, वन ऑफ आवर स्टूडेंट इंडिया जीसीसी रिलेशंस के रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन वाज देयर, तो यहाँ जीसीसी का एक छोटा सा मैप यहाँ बना दिया, दैट इज गोइंग टू मेक दी आंसर मोर इफेक्टिव ओवर हियर। ठीक है, इसका आंसर क्या है इस वजह से, और यहाँ पे आपका इफेक्टिव यहाँ बन जाता है। ठीक, तो ऐसे कुछ कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं थ्रू विच यू कैन से कि योर आंसर विल बी अ वेरी गुड आंसर। ओके, और इसको हमें एड्रेस करना है। ओके, तो अगर आप देखना तो एज सच एक अच्छे आंसर लिखना मतलब काफी कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। ओके, कि सिंपल है, देयर इज अ डिमांड एस्पेक्ट, देयर इज अ प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट। डिमांड एस्पेक्ट में कुछ अपनी एस्पेक्ट
कुछ होता है, प्रेजेंटेशन में कुछ एलिमेंट्स है, जस्ट ट्राई टू एड्रेस दैट, ओके, एंड यू विल बी कंफर्टेबल इन आंसर राइटिंग. बट अगेन इट इज ईजियर सेड देन डन. ओके, कहना काफी इजी है बट इसको इंप्लीमेंट करना इज अ टेडियस टास्क, इट टेक्स सम टाइम. ओके, इसके लिए अगर आपको ये आंसर राइटिंग क्लास ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हो, या फिर फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव्स होते हैं उसके थ्रू जा सकते हो, मुझे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली टेलीग्राम पे. आई विल आल्सो गाइड इन दैट कि कैसे डेली इसमें आंसर राइटिंग हम कर सकते हैं. ठीक है, चलिए, थैंक यू.